तो ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोक्सा आसानी से लीजिए को बचा लेता है और उसे साइड पर बिठाता है और लीजिए डोक्सा से कहती है कि वो पहले वाली चीज एक अननेम्ड कॉन्स्टलेशन की वो नोटिफिकेशन डोक्सा की बात कर रहा था ना कि ज़्यूल में एक नया कॉन्स्टलेशन आ चुका है ब्ला ब्ला ब्ला, जिस पर डोक्सा चेहरा बनाता हाँ करता है और अपने सामने उस डीमन को देखते लीजिए बताती है कि वो राइनो कितना ज्यादा ताकतवर था। तो क्या है कॉन्स्टलेशन बनने के बाद डोक्सा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था और जिस पे डोक्सा बताता है कि उसने उसे अपनी ताकत से नहीं मारा था बल्कि कुछ और फेवल्स की ताकत से जो कि उसने बोरो की थी। और नोटिफिकेशन आता है कि उस डीमन को हटाने के बाद डोक्सा को 10,000 कॉइंस प्राप्त हुए थे और मनी मन डोक्सा सोच रहा था कि एक डीमन को मारने के बाद आमतौर पे कोई ना कोई डीमन किंग तुम्हारा दुश्मन बन जाता था, पर ये सिनेरियो थोड़ा अलग था। डार्क कैसल सिनेरियो के अंदर मौजूद सभी ही डीमंस जो थे वो नए ओनर्स का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर कोई भी डीमन किंग नहीं था जो गुस्सा हो जाएगा अगर उसने इनमें से किसी भी डीमन को मार दिया तो। और तभी डोक्सा को एक आइटम अपडेट होती है एडवांस डीमन एज प्रूफ, जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि लो लेवल के डीमंस को उसे देख कर ही अब डर लग जाएगा। और अब कुछ कॉन्स्टलेशन को डोक्सा की ताकत पर डाउट होने लगा था कि जैसे वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर था, जिससे डोक्सा भी सोचता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि मेरी ताकत क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फिलहाल की ताकत सिनेरियो के बैलेंस को वायलेट करती है कि मैं शौक हो चुका था कि इन कमजोर से डीमन से कोई घाव खा रहा है। और नोटिफिकेशन आता है कि फेवल मसीह इस बात का इफेक्ट भी धीरे से अप्लाई किया जा रहा था। और तभी डोक्सा के पीठ पर हम देखते हैं पंख को, एक एंजल जैसे पंख जो कि उसने ईदन से बोरो किए थे और ये पंख बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे डीमन स्पीशीज के खिलाफ। जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि नेबुला ईदन अब क्वेश्चन करने लगे थे उस फेबल के इस्तेमाल करने का भुगतान को, और उसका भुगतान चुकाने के लिए डोक्सा भी बिल्कुल चर्च की तरह पूजा सी करने लगता है। मन में सोचता हुआ सरदर्द था कि बार बार भुगतान के लिए मुझे ऐसा करना होगा, पर कम से कम ऐसे में कोई बड़ी मुश्किल में तो नहीं होगा। यह सब कुछ उस क्यूट सी यूरियल की वजह से है। और लीजी उसे देखती हुई कह रही है कि क्या डोक्सा इतने कम से टाइम में अचानक से रिलीजियस हो चुका था क्या। और यूरियल और बाकी इतन के कॉन्स्टलेशन भी डोक्सा के वो चर्च वाली पूजा करने से खुश हो जाती है। और तभी लीजी का कंधा दर्द करता है और वो माफी मांग के कहती है माफ करना, मैं ज़्यूल में 10वें नंबर पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर मैं बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में हूँ, है ना। जिस पर डोक्सा बताता है कि अभी का टाइम तो उसके लिए काफी मुश्किल जा रहा होगा, पर चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसका भविष्य एकदम बेहतर ही जाएगा। और फिर उसे पकड़ कर उसकी खिसकी हुई हड्डियों को सीधा करने लगता है और लीज ये दर्द में चिल्लाती रह जाती है। और फिर खड़ा हुआ डोक्सा कहता है कि उसे एलेन फॉरेस्ट सेंस का जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करने की, पर अभी मुश्किल थी कि उसने अपनी सभी ही आइटम्स को मरने से पहले हान ज़ुयांग को सौंप दिया था। और तभी वो एक्सचेंज के लिए डो का भी बैग को ओपन करता है और सभी के सभी कॉन्स्टलेशन अब क्वेश्चन करने लगे थे डोक्सा की प्रिविलेज को, जो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकता था। पर डोक्सा एक आइटम को खरीद कर लीजे को पिलाता हुआ सोच रहा था अब मैं कॉन्स्टलेशन बन चुका हूँ तो मुझे इन चीजों को छुपाने की जरूरत है। और लीजिए उसे शुक्रिया करती है और बदले में डोक्सा भी उसे कहता है कोई चिंता नहीं, और साथ ही साथ फ्यूनरल में मेरी तरफ से रोने के लिए शुक्रिया। पर लीजिए फटाफट मुंह फेर लेती है ये बताती कि वो बेहोश होने वाली थी तो डोक्सा से बात ना ही करे बेहतर होगा। शर्मा गई बेचारी कि तभी साइड से उसे पुकारती हुई एक आवाज आती है। और जब डोक्सा साइड मुड़कर देखता है नोटिफिकेशन आता है कि उसका इनकार्नेशन उसकी तरफ ही देख रही थी। और शिन ह्यूजियांग डोक्सा को देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है और फटाफट कर रोते हुए डोक्सा के गले लग जाती है। और डोक्सा उससे माफी मांगता है लेट होने के लिए। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा था अगर सिर्फ ये फीलिंग ना होती तो मैं यहाँ पर इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाता। और ह्यूजियांग एकदम रोती हुई बताती है कि डोक्सा बहुत ही लेट था, वो पूरा एक हफ्ता लेट था। जो सुनने के बाद डोक्सा फिर से एक बार परेशान हो जाता है और चिंतित हो सोचता है पर यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है, मैं से बहुत ही ज्यादा समय बाद जिंदा हुआ हूँ जो कि मैंने प्लान किया था। और तभी वहीं पर डीमन कैसल के ही किसी एक अलग कमरे में हम देखते हैं हान ज़ुयांग को जो कि जमीन पर बैठी एकदम इरिटेट हुई कह रही थी कि ये पूरा हफ्ता बीत चुका था तो आखिर अभी तक कि हम डोक्सा वापिस क्यों नहीं आया था। और फिर एकदम चिढ़ कर उठती हुई अपने आसपास की डीमंस की बुरी हालात को देखते हुए हान ज़ुयांग बताती है कि यो चुंग्युक ने अपने आसपास के डीमंस को बहुत ही बदतर तरह से काट डाला था और आखिर किम डोक्सा ऐसे हरामखोर को इस्तेमाल कैसे करना चाहता था। और फिर उठती हुई वो बताती है कि ये सारा का सारा उस हरामखोर प्रोटैगनिस्ट का कसूर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल वो डीमन स्पीशीज नहीं थी, असली डीमन तो यहाँ पर यो चुंग्युक था। क्योंकि थोड़े ही टाइम पहले यो चंगुक ने उससे मिलने के बाद उसे जमीन पर लिटा कर कहा था कि आखिर किम डोक्सा की आइटम्स उसके पास क्या कर रही थी, जिस पे हान सेंग ने बताया था कि ये बस इसीलिए था क्योंकि किम डोक्सा के लिए वो सबसे ज्यादा यकीन लायक व्यक्ति थी। जिस पर गुस्से में यो चंगुक अपनी तलवार निकाल
चलते कहता है, तो अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ और इन आइटम्स को अपने पास रख लेता हूँ, इससे कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं होगी, है ना। जिस पे घबराई हानसेंग बताती है कि अगर वो यहाँ पर मारी जाती है तो उन सभी का यहाँ पर लॉस होगा। और किम डोक्सा भी बिल्कुल यही सोचता होगा। और फिर यो जंगक्युक थोड़ा सा सोचकर अपनी तलवार को वापस रख वहाँ से जाता हुआ बताता है कि अगर एक बार और हानसेंग ने किम डोक्सा का नाम उसके सामने लिया तो अगली बार तो वो उसे पक्का मार देगा। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हानसेंग एकदम इरिटेट हुई चिल्ला रही थी कि वो यो जंगक्युक एक नंबर का हराम खोटा। और वह बेजल फ्लेम ड्रैगन पर भी चिल्लाते पूछती है कि वो तो उसे बता रहा था कि वो सबसे ताकतवर कॉन्स्टलेशन है, तो आखिर वो उस हरामखोर को हरा क्यों नहीं पाया, जबकि वो भी यो जंगक्युक से सिर्फ एक रैंक कम थे। पर उनका गैप बहुत ही बड़ा था। जिस पे अब बेजल फ्लेम ड्रैगन थोड़ा सा सोचता है और फिर बताता है कि हानसेंग के कमजोर होने की वजह वो नहीं था, जिस बात पर वो और भी इरिटेट हो जाती है। और फिर बताती है कि जो भी हो अभी बहुत ही बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो हरामखोर यो जंगक्युक यहाँ से अपनी छोटी बहन को ले जा रहा था, वो भी ऊपर की जगह पर। और अगर ऐसा चलता रहा तो ये कहानी में वैसी ही डेवलपमेंट बन जाएगी जैसे किम डोक्सा साफ साफ नफरत करता था। और ये सिचुएशन एकदम सिर दर्द हो चुकी थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि आखिर वो गया कहाँ पर। और फिर चिड़ी हुई वो कहती है कि जो भी कह लो उस हरामखोर यो जंगक्युक ने उसके सभी प्रूफ्स को ले लिया था, तब उसे स्टार्टिंग से ही सर्च करने होगा। और फिर हमें इस मेन सिनेरियो की कंडीशंस बताई जाती है, जिसका डिफिकल्टी लेवल तो A++ था। और उसकी क्लियर कंडीशन थी डेमन स्पीशीज को हंट करना और नॉन डेमन प्रूफ्स को प्राप्त करना और फिर उन्हें अल्टर पे प्लेस करना सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए। और उसकी टाइम लिमिट 23 दिन की थी और रिवॉर्ड्स 50,000 कॉइंस। बट उसका फेलियर का आउटकम नहीं बताया गया था। और अब इरिटेट हुई वो कह रही थी कि ज्यादातर ग्रुप्स ने पहले से ही मिलकर अपनी फोर्सेस बना ली थी सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए, और भले ही वो रैंकर भी आया तो ऐसे उसे अपनी रैंक बाकी ही रैंकर्स को देनी पड़ जाएगी। और वो एकदम कंफ्यूज थी कि आखिर उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो सीधा उसी का नाम ही पुकारती है। और उसका नाम पुकारता वहाँ आने वाला और कोई नहीं बल्कि ली ह्यून संग था। और वो एकदम कंफ्यूज हुआ उसे देख रहा था। और फिर हानसेंग उसे बताती है कि वो इन डेमन स्पीशीज से लड़कर घायल हो गई थी और क्या ह्यून संग भी इस दलदल में फंस गया था। जिस पे वो हाँ करता है और उससे पूछता है कि हानसेंग बिल्कुल सही हालात में तो थी ना। जिस पे वो मन में सोच रही थी कि अगर ली ह्यून संग यहाँ पर था तो मतलब किम डोक्सा के बाकी साथी भी यहीं पर होंगे, और भले ही उसकी सिचुएशन बहुत ही मुश्किल वाली हो, वो भी हरामखोर यो जंगक्युक की तरह बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के प्रूफ्स को चोरी नहीं कर सकती। कि तभी उसका जब ध्यान जाता है तो यो जंगक्युक से 4 के लड़कियां लिपट रखी हुई थी। और उनमें से एक लड़की कहती है कि यो जंगक्युक को बिना सोचे समझे किसी लड़की के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। और दूसरी भी बताती है कि यहाँ सही कहा, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये लड़की खतरनाक लग रही थी। और ये नजारा देखकर एकदम चिड़ी हुई हानसेंग कहती है, ह्यून संग तुम्हारे साथ ही बदल कैसे गए और आखिर तुम अचानक ही एक हैरम क्यों बना रहे हो? क्या तुम कोशिश कर रहे हो जिंदगी के अलग मजे लेने की? जिस पे ह्यून संग बताता है कि वो इस भूल भलैया में भटक गया था। और जब वो उसका जवाब भी देता था तो वो लड़कियां चिड़ी हुई उसे कहने लगती है कि आखिर वो उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। दूसरी बताती है कि वो औरत बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है और वो उसे समझाती है कि ली ह्यून संग बहुत ही ज्यादा भोला था, तो उसे किसी भी ऐसे हरामखोर औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जो बातें सुनकर साइड में ही खड़ी ये सब देखते हुए हानसेंग एकदम चिढ़ाई थी कि तभी उसे उन सभी ही लड़कियों पर शक होता है और वो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल डिटेक्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करती है। और फिर अपनी टोन एकदम बदलती हुई बताती है, अरे 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 देखो तो सही, ये तो वही लोग हैं जो होने नहीं चाहिए थे। और फिर तानाशाही तरीके से हानसेंग ह्यूनसंग को पूछती है कि उसे पता नहीं था कि ह्यूनसंग इस तरह का आदमी था और उसकी प्रेफरेंस बाकियों से थोड़ी सी अलग थी क्योंकि ली ह्यूनसंग भी इतना गधा तो नहीं हो सकता है ना। और तभी फिर वो एक बात को जाहिर करती है कि ये सारी की सारी लड़कियां एक्चुअली में अंकल थी। और वो लड़कियां भी एकदम घबरा जाती है क्योंकि उनका बेस बाहर आ चुका था और कुछ वो कॉन्स्टलेशन जो ऐसी हरकतें करते थे वो तक भी इस बात से शौक थे। और फिर वो अनकन्फर्म लड़कियां कहने लगती है, आखिर तुम हो कौन और हम पे झूठा नाम लगाकर हमें फंसाने की कोशिश मत करो। कि हानसेंग उनकी तरफ बढ़ते हुए बताती है कि बूढ़े अंकल लोगों को जवान लड़कियां बनकर कैसा लग रहा था। और फिर वो ह्यूनसंग को भी बताती है कि अगर वो इन अंकल लोगों के साथ टिका रहा तो ये अंकल लोग उसके सारे एसेट्स को खींच जाएंगे और ह्यूनसंग ऐसे ही मारा जाएगा। और वो लड़कियां फिर जबरदस्ती ह्यूनसंग को पकड़कर और ये बताकर कि हानसेंग उन्हें फंसा रही थी वहां से ले जाने लगती है। कि तभी पीछे से हानसेंग एक नाम कहती है जो नाम था पिंकिस, जो देखकर ही वो सभी अंकल लोग पीछे से गुस्से से मुड़कर देखने लगते हैं और हमें उन सभी का असली चेहरे भी दिखाए जाते हैं। और हानसेंग द्वारा हमें पता चलता है कि यह नाम तो लड़कियों के ग्रुप जैसा सुनाई देता था पर ये 40 से ज्यादा उम्र के
के अंकल लोग थे। ये 4 आदमियों का एक ऐसा ग्रुप था जो ताकतवर रैंकर्स का फायदा उठाकर कमजोर लोगों को मारता था। अपनी 2 तरह की स्किल्स का इस्तेमाल कर पहली डिस्गाइज अटायर और दूसरी फॉरबिडन चार्म। और ऐसी चीजें नोवेल में काफी कॉमन थी, पर उसके सामने ये जो लोग थे वो उससे भी काफी वाहियात विलन्स थे। पर फिर भी हो सकता है ये वाले अंकल लोग जो है उन्हें नोवेल से उल्टा पहले सुधारा जा सकता हो। और ऐसा ही किम डोक्सा कुछ सोचता होगा हान जुंग को लगता था, पर अपनी क्लोन एबिलिटी का इस्तेमाल कर अपने और भी रूप को लड़ने के लिए तैयार कर हान जुंग बताती है कि वो ऐसी व्यक्ति नहीं थी। उसे सिर दर्द और मुश्किल चीजों को टाइम से पहले ही खत्म कर देना अच्छा लगता था, नहीं तो बाद में वो तुम्हारे लिए बोझ बनकर सामने आती है। और अब वो अंकल लोग एकदम डर जाते हैं और एकदम चिल्लाते हुए ह्यून संग को उसकी मदद करने के लिए कहते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए आगे खड़ा हो। ह्यून संग उसे बताता है, हान जुंग ये तुम क्या कर रहे हो, ये लोग बुरे नहीं है, कि अपने 3 क्लोन्स ह्यून संग की तरफ भेजती हुई हान जुंग उसे पूछती है कि क्या ह्यून संग कुछ मजेदार देखना चाहता था। और तभी वो क्लोन्स हवा में ही अपने कपड़ों को उतार देते हैं और ह्यून संग एकदम शौक होकर नीचे बैठ जाता, चिल्लाता है कि आखिर अब ये क्या था। जिस पे हान जुंग के क्लोन्स बताते हैं कि ये एक नंगी औरत थी और वैसे ही उसके क्लोन्स उसे घेर कर नाचने लगते हैं। और बाकी हान जुंग के क्लोन्स बढ़े थे फटाफट उन्हें अंकल लोगों के ग्रुप की तरफ, और एक का गला काटती वो नाम लेती बताती है कि ये था यून बुचुल 41 ईयर्स ओल्ड का जिसने कोइन फार्म ऑपरेट किया था। ये था बांग ताको 39 ईयर्स ओल्ड का जिसने बच्चों का मर्डर किया था और कैनिबलिज्म किया था। और तीसरा था हवांग मिंग्यू 43 ईयर्स ओल्ड का जिसने माइनर को ऐसे किया था यानी असॉल्ट। और वैसे ही उन तीनों का ही सर इजीली काट कर उन्हें मार देती है। और फिर अब उसकी नजर पड़ती है आखिरी बचे हुए अंकल की तरफ, पर वो उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने किया क्या था। पर खैर उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त भी नहीं था, इसीलिए वो तेजी से उस पर हमला करने के लिए भी टूट पड़ती है कि चीजों को खत्म कर देना ही बेहतर था। पर तभी डोक्सा की आवाज आकर उसे रोकती है, तुम यहाँ पर गलत व्यक्ति पर हमला कर रहे हो। और उसकी आवाज सुनकर ही हान जुंग उसे मारने से पहले ही रुक जाती है। और फिर डोक्सा वहाँ पर बढ़ता हुआ आता बताता है, तुम नाचोशी को यहाँ पर नहीं मार सकते, हमें उसकी जरूरत है इस सिनेरियो को पार करने के लिए। और डोक्सा की तरफ देखते हुए मुस्कुराती हान जुंग भी कहते हैं कि किम डोक्सा बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। और यहाँ पर हम टाइम बाद देखते हैं, एक तरफ तो डोक्सा ने ली जिए के साथ गिलियांग और शिन यूसियांग को छोड़ रखा था, और यहाँ पर खुद अब वो हान जुंग के साथ था जो उससे पूछती है कि डोक्सा क्या अब एक कॉन्स्टेलेशन बन चुका था। जिस पर वो बिल्कुल हाँ करता है, जिस पे वो एक बार फिर से शौक होती है और उससे पूछती है कि ये कॉन्स्टेलेशन बनना इतना आसान था। क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो अब क्या फिर तुम सिनेरियो वगैरह ज्वाइन नहीं करोगे और हमें बाहर से ही देखते रहोगे। और जिस पे डोक्सा मना करता है और बताता है कि नहीं, उसे सिनेरियो में तो भाग लेते रहना होगा। जिस पे फिर हान जुंग पूछती है कि अगर ये बात है तो फिर बदला क्या था, क्योंकि इस पे उससे तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा था। और वो उसे इधर उधर से देखने लगती है कि कहीं डोक्सा की बॉडी में तो कहीं बदलाव नहीं आए थे। जिस पे डोक्सा सोच रहा था, मेरे लिए भी ये कुछ अलग नहीं लग रहा, पर अब जैसे फेबल्स को बोरो कर पाना और साथ ही बाकी कॉन्स्टेलेशन और नेबुला से ट्रेड कर पाना और साथ ही कॉन्स्टेलेशन का एटीट्यूड अपने खिलाफ बदल पाना। और काफी नोटिफिकेशन आ रहे थे कि कई कॉन्स्टेलेशन डोक्सा की ग्रोथ से जेलस थे, कई तो खिलाफ थे उसके मॉडिफायर होने के, और कई तो अब उसके दुश्मन बन चुके थे। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि डोक्सा वापस उन्हीं कॉन्स्टेलेशंस की तरफ घूर रहा था। जो करता हुआ वो बताता है कि अब वो ऐसी चीजें भी कर सकता है जैसे बाकी कॉन्स्टेलेशंस करते थे। और तभी वो एक और मैसेज हान जुंग को भेजता है, तो उसे करने के लिए उसके 200 कॉइंस कट जाते हैं। और जो देखते हान जुंग कहती है, ये मैसेज भेजने वाला कॉन्स्टेलेशन जिसका भी कोई मॉडिफाइड नहीं है वो किम डोक्सा था क्या। जिस पर वहाँ किटा उठता है और बताता है कि किन डायरेक्ट मैसेज भेजने के लिए उसके 200 कॉइंस करते हैं। ये मजेदार था, पर इसका इस्तेमाल अच्छे से करना पड़ेगा। और अब इससे बाकी कॉन्स्टेलेशंस भी हैरान हो रहे थे। और फिर हान जुंग पूछती है कि जो वजह डोक्सा ने अभी तक कोई स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, क्या वो वजह यही थी। जिस पे डोक्सा हाँ कहता है और हान जुंग पूछती है कि ये उसके लिए बहुत ही लेट हो चुका था ना। जिस पर वो फिर से हाँ ही कहता है, जिस बात से अब हान जुंग एकदम चिढ़ गए। अब बेहतर ब्लैक स्लेव ड्रैगन की तरफ घूरने लगी थी जो कॉन्स्टेलेशन कोशिश कर रहा था हान जुंग के एक्सप्रेशंस को पढ़कर जानने की। और फिर सुई हैंग डोक्सा से पूछती है कि आखिर अभी तक डोक्सा के पास मॉडिफायर क्यों नहीं था। और नोटिफिकेशन आता है कि स्टार स्ट्रीम ढूंढ रही थी अभी मॉडिफायर को जिसपे डोक्सा होगा। जिस पे इरिटेट हुआ डोक्सा सोच रहा था कि ये वजह पक्का वो होगी कि उसके पास अभी तक इतने ज्यादा फेबल्स नहीं थे और एक कॉन्स्टेलेशन जिसके पास मॉडिफायर नहीं था बिल्कुल वैसे सिटीजन की तरह था जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था। और फिर डोक्सा बताता है कि अभी 5th फेबल अभी भी प्रोग्रेस में था और जब तक ये फेबल वो प्राप्त करेगा उसके बाद तक तो उसके पास कोई ना कोई मॉडिफायर आ ही जाएगा। और 5वां फेबल लोन मसीहा इस वक्त प्रोग्रेस में था। और फिर डोक्सा को देखती उसकी तारीफ करती हान जुंग से पूछती है कि डोक्सा इतना कूल तो लग रहा था, तो क्या उसे लगता था कि अब वो यो चुंगुक तक को भी हरा सकता था। जिस पे अपना मुक्का कसता वो थोड़ी देर सोचता है कि क्या वो यो चुंगुक से लड़ सकता है। और उसकी ताकत को महसूस कर सिस्टम बताता है कि उसे प्लॉसिबिलिटी स्टॉर्म से बचकर रहना था। और स्टार स्ट्रीम डोक्सा के स्टेटस को चेक कर रही थी और अपने मन में ही वो सोचता है, स्टार स्ट्रीम को अभी तक पता नहीं है मेरे असली लेवल के बारे
टाइम है और जब तक इवैल्यूएशन चल रहा है यह प्रोग्रेस में तब तक सब कुछ ठीक होगा। और फिर डोक्सा हान सेयोंग को कहता है कि शायद अब वो उसके खिलाफ जीत सकता था, जिसपे हान सेयोंग एकदम शौक हो जाती है कि क्या वो सच कह रहा था। और फिर अपना मुक्का कसता हुआ डोक्सा बताता है जब तक हम अब की बात कर रहे हैं, हाँ शायद मैं उसके खिलाफ तक भी जीत सकता हूँ। पर फिर ये बात को छोड़कर वो हान सेयोंग को कहता है उसे उसका वो सामान वापस करने के लिए जो वो उसके हाथों में छोड़ कर गया था, जिसे वो मानती है और उसके सामान को वापस करती है। और हान सेयोंग के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और वो भी बताती है कि उसे थोड़े टाइम के लिए कितना अमीर लग रहा था, जिस पे डोक्सा बताता है कि उसने पहले से ही मुश्किल के लिए उसे 20,000 कॉइंस दिए तो थे। जिस पे हान सेयोंग कहती है कि पहले उसके पास डोक्सा के कॉइंस के साथ 6 लाख कॉइंस थे, तो आखिर अब सिर्फ 20,000 होकर उसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जिस पे डोक्सा कहता है वो 20,000 भी उसे वापस करने के लिए, और इस वक्त डोक्सा के पास करंट कॉइंस थे 6,84,000। और फिर ह्योनसुंग की तरफ इशारा कर डोक्सा हान सेयोंग को कहता है उस बेचारे को आजाद करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही हैरेसमेंट है। जिस पे वो बताती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो खुद से नंगी है, वो तो बस उसके क्लोन्स हैं। और यहाँ पर ह्योनसुंग एकदम डर रहा था। और फिर हान सेयोंग जब अपने क्लोन्स को हटाती है, ह्योनसुंग फाइनली शांत होकर एक जगह पर बैठा है और डोक्सा उसके पास उससे पूछता है कि ह्योनसुंग ठीक तो था ना। कि तभी डोक्सा को देखकर ह्योनसुंग एकदम हैरान हो जाता है और कहता है डोक्सा तुम यहाँ पर, क्या मैं भी मारा गया हूँ? आखिर मैं इस तरह से कैसे मारा गया? और डोक्सा समझता है कि ये कसूर ह्योनसुंग का नहीं था, बल्कि स्टील ब्लेड की वीकनेस औरतें थी। और डोक्सा को ये पता था क्योंकि ये नॉवल में लिख रखा था। पर फिर भी अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा ना हो कि ह्योनसुंग हिजड़ों के रास्ते चलने लगे, इसलिए डोक्सा को सावधान रहकर उसका ध्यान रखना होगा। और तभी वहाँ पर वही लड़की बना एक बच्चा आदमी आता है और उनसे पूछता है कि क्या वो वहाँ से जा सकता था। और डोक्सा उससे उसका नाम पूछता है, जिस पे वो इना सेओ बताता है। पर डोक्सा उससे उसका असली नाम पूछता है जो था उसके द्वारा योंगपाल किम। और डोक्सा याद करता कहता है ये पिंकस योंगपाल किम है, लगता है कि मैंने सही टाइम पर आकर सही वाले को बचा लिया है। और फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं उसे एक जगह पर बैठे हुए, और हान सेयोंग यहाँ पर डोक्सा से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों बख्श दिया था, क्योंकि उसे तो लगा था पिंकिस में सभी बुरे लोग ही मौजूद थे। पर डोक्सा बताता है ऐसा नहीं था, वो सभी बुरे नहीं थे पर काफी बुरे बनने वाले थे। और अगर हान सेयोंग ने नॉवल पढ़ी थी तो उसे इतना पता ही होगा कि पिंकिस एक ट्रियो हुआ करता था और पिंकिस के बुरे बनने से पहले ही वो आदमी योंगपाल के मारा गया था। और डोक्सा ये भी बताता है कि योंगपाल का नेचर एकदम अच्छा था और इसी वजह से वो पिंकिस में सबसे पहले मारा गया था। कि योंगपाल पीछे से आवाज लगाता है कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे थे, जिस पे हान सेयोंग उस ओल्ड मैन को अपना मुंह बंद रखने को कहती है। और फिर डोक्सा बताता है कि योंगपाल अभी तक जिंदा था बिना किसी को मारे हुए, और उसने पहले राउंड में भी किसी को नहीं मारा था, क्योंकि योंगपाल ने एक्चुअली में गलती से एक आंट पर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से उसका किल हो गया था और वो बच गया था, जिसकी वजह से डोक्सा को आइडिया मिला था पहले राउंड में उन इंसेक्ट्स को मारने का। और हान सेयोंग पूछती है कि आखिर अब डोक्सा क्या करने वाला था, जिस पे वो बताता है बेशक इस सिनेरियो को पार करना। और वो पूछती है कि क्या डोक्सा जानता था कि ये सिनेरियो उनके लिए क्या लेकर आएगा, जिस पे डोक्सा बाहर देखता हुआ कहता है यह आखिरी सिनेरियो है सियोल डोम की मुक्ति से पहले का, यह 9 सिनेरियो है डार्क कैसल। और फिर हान सेयोंग बताती है कि जैसे डोक्सा को भी पता था पहला फ्लोर तो यहाँ का एकदम आसान था, और जो असली टेस्ट था वो एक्चुअली में जाकर शुरू होगा सेकंड फ्लोर से। और यहाँ पर सियोल के ऊपर हद से ज्यादा डिस्पेयर फैला हुआ था, पर यहाँ पर फिर भी हद से ज्यादा कहानियां नहीं थी। यहाँ पर कभी भी हद से ज्यादा कहानियां नहीं हो सकती। डोका भी हमेशा तलाश करते रहते हैं उससे भी ज्यादा बड़ी निराशा की, और कॉन्स्टलेशन और भी ज्यादा मजेदार और एक्साइटमेंट वाली कहानियां चाहते हैं। और यही वो रूल था जो इस सब दुनिया पर राज करता था। कि हान सेयोंग भी बाहर देखते हुए बताती है कि आखिर चीजों को कितना कर घिसा पिटा बनाया जा सकता है। रिग्रेसर्स, रिटर्निस्ट और रीइंकार्नेटर्स, और अब जाकर उन्हें मिल रहे थे डीमंस। जिस पे डोक्सा भी कहता है कमाल की बात है कि चोरी की कहानियां लिखने वाले ये बातें बता रहे हैं। जिस पे चिढ़ती हान सेयोंग बताती है कि उसने पहले भी बताया है कि उसने किसी भी कहानी को चोरी नहीं किया। कि डोक्सा तभी उससे पूछता है हान सेयोंग मुझे बताओ, अगर तुम 3 वेज टू सर्वाइव की ऑथर होते, बस मानो अगर तुम इसकी ऑथर होते, तो आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस तरह की दुनिया को बनाना चाहोगे? जिस पे तभी हान सेयोंग मुंह बनाती कहती है कि आखिर उसे इस बात के बारे में कैसे पता होगा, उसके जैसे एक टॉप क्लास के ऑथर कभी भी ऐसे थर्ड रेट नोवेल ऑथर के आइडियाज और सोच कर नहीं जान सकती। जिस पे डोक्सा भी कहता है वही गधा था जो वो इससे पूछ रहा था। कि तभी हान सेयोंग वापस से सीरियस होती है और डोक्सा को बताती है कि वो भी उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। कि डोक्सा उसका सीरियस हुआ चेहरा देखकर उसकी नजरों से देखकर ही जान जाता है और उसे
उसे यहाँ पर ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट का इस्तेमाल करने की जरूरत तक भी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि हान सेंग उससे क्या पूछ रही थी कि डोक्सा पहले से जानता था ना कि इस दुनिया का अंत कैसे होता है। कि तभी डोक्सा थोड़ी देर घुरकर उससे कहता है कि आखिर हान सेंग को क्यों लगता है कि ये सिनेरियोस मौजूद है और आखिर इस दुनिया का क्या पर्पस हो सकता है। कि हान सेंग कहते हैं कि डोक्सा फटाफट टॉपिक को चेंज कर रहा था और फिर डोक्सा की सोच द्वारा हमें बताया जाता है आखिर ये सिनेरियोस एग्जिस्ट क्यों करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिन्हें काफी अलग अलग बीइंग्स ने स्टार स्ट्रीम में पूछ रखा है, पर सभी का है इस क्वेश्चन का अलग अलग जवाब आता है। एग्जाम्पल के लिए द रिटर्न ने कार्गियास रोड का हमने कहा था, क्योंकि बिना सिनेरियोस का ये यूनिवर्स एकदम लोनली जगह बन जाएगा। और कॉन्स्टलेशन क्वीन ऑफ डार्क स्प्रिंग ने एक और क्वेश्चन के साथ इसका जवाब दिया था। तुम मुझे पूछ रहे हो कि खाना क्यों मौजूद है, और डेमन किंग स्पॉर्डस ने कुछ ऐसा जवाब दिया था, ये बस एक छोटी सी तबाही है बड़ी सी तबाही को रोकने के लिए। और उनके जो जवाब थे किसी के रोमांटिक थे और किसी के फिलोसफिकल, पर फिर भी रोमांस और फिलोसफी बस एक लग्जरी थी जिसे बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। इसीलिए सिनेरियो का ये जो मतलब था कि खैर तभी वहाँ से सीन स्किप हो रहा है और हमें एक अलग ही दुनिया का सीन दिखाया जाता है। वो अलग से दुनिया डार्क कैसल का सेकंड फ्लोर था और वहाँ के बेस प्लेन्स में बैठा हुआ था कि डीमन टेंटाशियो, और वो डीमन एक्चुअली में बोल सकता था और वो बताता है कि वो काफी चिढ़ रखा था और काफी बेकार मूड में था और गुस्से में पत्थरों को कुचलता हुआ वो बताता है, मैं परेशान हो चुका हूँ और थक चुका हूँ। डैम इट, अगर ये सिर्फ उस डोकाबी का सजेशन नहीं होता था। और फिर हमें पता लगता है कि उसे एक डोकाबी का सजेशन आया था जिसने उससे पहले पूछा था कि क्या टेंटाशियो 73rd डीमन किंग नहीं बनना चाहता था। और उस पास्ट के टेंटाशियो ने एकदम हैरानी से उससे पूछा था कि क्या वो भी डीमन किंग बन सकता है, जो कि डीमंस के लिए सबसे बड़ा सपना था, एक डीमन किंग बनना जो कि डीमंस जात पर राज करते हैं। और तब उसने सोचा था कि वो यहाँ पर जितने चाहे डीमंस को खा ले, वो कभी भी उस गैप को पार नहीं कर पा रहा था। जिस बात पर तब उस डोकाबी ने उसे बताया था कि जिस चीज की टेंटाशियो की कमी पड़ रही थी वो ताकत नहीं थी, वो कहानियां थी, यानी फेबल्स। और फिर मुस्कुराता हुआ उस डोकाबी ने उसे बताया था कि टेंटाशियो हर एक चीज समझ आएगा जब वो एक सिनेरियो के अंदर एंटर करेगा। और उसी ही बात को मानने के बाद से टेंटाशियो इस डार्क कैसल में फंस रखा था और जो भी इस जगह के अंदर एंटर करता था वो उसे मार देता था। और वो यहाँ पर क्या था, पूरे 194 सालों से, और वो सेकंड फ्लोर में 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से एक बन गया। पर इस चीज के बावजूद भी वो इतना काबिल नहीं बन पाया कि वो 3rd फ्लोर तक पहुंच जाए। और वो 3rd फ्लोर था जहाँ पर डीमन किंग का एसेंस मौजूद था और सिर्फ कॉइंस को कमाना और ताकत पाना काफी नहीं था, उसे टॉप पे क्लाइंब करना था। और उसे पता लगा था कि सेकंड फ्लोर के सबसे पावरफुल बीइंग्स जो थे वो अपनी ताकत की वजह से टॉप पर नहीं आए थे और जिसके उसके पास कमी थी। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन लेडी ऑफ ब्रोकेड चाहती थी कि वो चलता रहे और वो उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी उत्सुक थे। जिस पर चिट्टा वो कहता है कि बैक स्टोरी क्या बकवास बातें थी, वो उसे ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे वो किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर था। पर ये चीज देखकर कि कैसे कॉन्स्टलेशन ने उसमें इंटरेस्ट लिया था, यानी यहाँ पर कुछ कीड़े आए थे जो डार्क कैसल के पहले फ्लोर को पार कर यहाँ तक पहुँच चुके थे। और हम देखते हैं वहाँ पर एंटर करने वाला मिन जीवन का ग्रुप था, जिनके उस जगह पर पहुँचने के बाद ही उनका स्वागत वही डीमन अर्थ करता है। और मिन जीवन पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर थे और उनके सामने मौजूद वो कौन था, क्या वो कोई गाइड था। जिस पे टेंटाशियो बताता है, गाइड मजेदार है और क्योंकि तुमने मुझे गाइड कहा है मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताता हूँ। डार्क कैसल का सेकंड फ्लोर ये ऐसी जगह है जहाँ पर ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ वही जिन्होंने अपनी ताकत को प्रूव किया है वही काबिल बन सकते हैं अगले फ्लोर तक जाने के लिए। यह काफी सिंपल है ना। अगर किसी को आगे कुछ और जाना है अपने हाथ 1 मिनट के लिए खड़े करो। कि एक लड़का अपने हाथ खड़े करता पूछता है कि आखिर ताकत प्रूव करने का मतलब क्या था, जिस पे अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग होता है। और टेंटाशियो बताता है कि उन्हें ऐसे ही अपनी ताकत को प्रूव करना था और सभी घबरा जाते हैं कि वो एक ट्रैप में फंस गए थे। और वो सभी ही गार्ड्स मिलकर मिन जीवन की रक्षा करने लगते हैं। और कॉन्स्टलेशन लेडी ऑफ स्लीपिंग ब्रोकेड भी डर जाती है, जो कि एक्चुअली में मिन जीवन की तो कॉन्स्टलेशन थी। और तभी टेंटाशियो एक्टिव करता है अपने फेबल इंसेक्ट जेनोसाइड को और उन सभी को ही आसानी से काटना शुरू कर देता है और मजे से उनका स्वागत करता है इस सेकंड फ्लोर के अंदर, जहाँ तबाही ही उनका वेलकम था। और अब वहाँ पर लाशों का ढेर बिछाने के बाद टेंटाशियो कहता है कि ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी ये कम से कम एक ग्रेड 5 की डीमन स्पीशीज के बराबरी के थे। और फिर वहीं पर पड़ी हुई मिन जीवन के पास आकर उसकी तारीफ करता वो बताता है कि वो लड़की तो कम से
एकदम ग्रेड 4 की बराबरी की थी और देख कर पता लग रहा था कि उसके पास स्पॉन्सर भी था, जिस पे मुस्कुराता वो कहता है कि शायद इस इनकारनेशन की कहानी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होगी। और फिर उसके गले को कसकर पकड़कर वो उससे दो चीजें पूछता है। पहली चीज कि वो लोग कहाँ से आए थे, जिस पे मंजीवन साफ इनकार करती है कि उस डीमन को क्या लगता था कि अपने जान के लिए डर कर वो उसे ये बातें बता देगी। जिस पे वो डीमन अहल्ड तभी पास ही में एक इंसान को पकड़ता है और उसके सर को वहीं पर कुचल देता है। जिस बात से एकदम डरी घबराई वो उसे उन्हें मारने से रोकने के लिए कहती है और साफ बता देती है कि वो धरती से आई थी। और धरती का नाम सुनने के बाद टेंटाश झुकता पूछता है, तो मुझे बताओ कीड़े, तुम सभी के बीच में से किसने सबसे ज्यादा फेबल्स को पाया है। कि मंजीवन कहती है कि फेबल से आखिर उसका क्या मतलब था, जिससे वो समझता है कि इस लड़की को ये भाषा और मतलब नहीं पता थे। इसलिए एकदम भयंकर रूप में आकर वो अब एक अलग सवाल पूछता है कि आखिर उन धरती के जीवों में से और जहाँ से वो लड़की आई थी उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था। और यहाँ पर हम वापस से किम डोक्सा की तरफ आते हैं, जहाँ हान सेंग पूछ रही थी कि आखिर ये सिनेरियो पूरी तरह से था क्या। जिस पे डोक्सा बताता है कि उसने उसे पहले ही बता दिया था। जिस पे हान सेंग गुस्से में चिल्लाने लगती है कि अगर डोक्सा ऐसे अजीब से ढंग में बात करेगा और ऐसे डिटेल्स को उससे छुपाएगा तो वो उसकी बातों का मतलब समझेगी कैसे। जिस पे डोक्सा कहता है, तुम तो एक फर्स्ट ग्रेड की राइटर थी ना और तुम इतनी बातें नहीं समझ पाए। और तभी एक लो ग्रेड का डेमन योंगपाल पर अचानक से ही हमला करने लगा था, पर तभी डोक्सा वहाँ पर आता है और अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे एक ब्लू सा ऑरा उसकी बॉडी और आंखों से रेडिएट कर रहा था। जिसे महसूस करने के बाद ही वो डेमन एकदम ही डर जाता है और वहाँ से दुम दबाता भागने लगता है। और ये देखते हान सेंग भी बताती है कि कॉन्स्टलेशन के स्टेटस के साथ एकदम मजे वाली बात थी कि चीजें तुम्हारे लिए इतनी आसान ही जाएंगी। पर वो देखते हैं इस चीज से कॉन्स्टलेशन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। मंकी किंग डिसअपॉइंटेड था कि चीजें इतनी आसान जा रही थी और कॉन्स्टलेशन स्क्राइब ऑफ हेवन कह रहा था कि डोक्सा को इससे भी मुश्किल और इससे भी टफ चीजों का सामना करने की जरूरत है। जिससे डोक्सा अनॉयड हो गया था कि चीजें जब ज्यादा मुश्किल हो जाती थी ये परेशान करते थे, चीजें जब ज्यादा आसान हो जाती थी तब ये परेशान करते थे। तो आखिर वो करे तो करे क्या। और यहाँ पर अब ली जी है, छोटा गेलियांग और शिन ह्यूसियांग का ग्रुप भी जाकर उस डीमन को पीट रहे थे। और सुयंग पूछती है कि आखिर डोक्सा उस अंकल के साथ क्या करना चाहता था, क्या उसने उसे जिंदा छोड़ रखा था क्योंकि उसके पास उसका इस्तेमाल करने के लिए था। कि तभी वहाँ पर आवाज आती है बिया की, जो आते ही कहता है किम डोक्सा लेशन, तो बताओ कैसा लग रहा है इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में होने के बाद कि अब तुम खुद से ही बैग खोल रहे हो। जिसपे डोक्सा कहता है, बिया लगता है कि इंटरमीडिएट डोका भी बनने के बाद तुम ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो कि तुम ऐसा है मेरे सामने से गायब होकर चले गए। जिसपे बीइंग बताता है कि वो बिजी था तो क्या कर सकता था, पर जो भी हो वो उसे कंग्रेचुलेशन करता है। और शर्माता बताता है कि किसे पता था कि उसके चैनल से एक नया कॉन्स्टलेशन आएगा, जो कि काफी टचिंग था। और डोक्सा पूछता है कि क्या चैनल का हाल बढ़िया था ना। जिस पे वो बताता है कि उससे तो पहले लगा था कि इनकारनेशन खोजने वाले सभी के सभी चले जाएंगे, ये जानकर कि डोक्सा अब एक कॉन्स्टलेशन बन चुका था। पर एक्चुअली में चीजें काफी बेहतर गई। सभी देखने आ गए उस कॉन्स्टलेशन को जो अर्ली सिनेरियोस में भाग ले रखा था। तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही भीड़ भड़के वाली थी कि इस तरह से उसे जल्दी चैनल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। पर भियंग उसे इस बात से भी सावधान होने के लिए कहता है कि डोक्सा के अब काफी हेटर्स भी थे तो उसे सावधानी बरतनी होगी। और भले ही चाहे वो कॉन्स्टलेशन बन चुका था, उसका स्टेटस अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था। और वो उसे ये भी कहता है कि पहले डोक्सा ये बड़ी बातें कर रहा था कि वो यो जुंगुक से भी ताकतवर बन चुका है, पर सच कहा जाए तो और भियंग उससे पहले इसके आगे कुछ बोलता कि डोक्सा साफ कहता है कि वो इस वक्त यो जुंगुक से ज्यादा ताकतवर है। जिसपे भियंग डोक्सा की तरफ बस चुपचाप घूरने लगता है और फिर डोक्सा से पूछता है कि ये उसका नॉर्मल रिएक्शन से काफी अलग था, क्या उसे एक राइवलरी का सेंस महसूस हो रहा था और या फिर क्या बात है। जिसपे डोक्सा कहता है, बेशक मैं भी एक कॉन्स्टलेशन हूँ और यो जुंगुक बस एक इनकारनेशन है, तो ये बेशक सी बात है कि मैं जीतूंगा। पर भियंग कभी भी इस बात पे पक्का नहीं था, इसलिए डोक्सा कहता है कि क्या वो बस उसे यहाँ पर चिढ़ाने के लिए आया था। जिसपे भियंग उसे बताता है कि एक्चुअली में वो बच्चा जल्दी पैदा होने वाला था तो उसके लिए उसे एक फेबल चाहिए था और टेक्निकली डोक्सा इस बच्चे का पिता था तो उसे एक पेरेंट का रोल भी निभाना पड़ेगा। जिसपे डोक्सा मानता है और बताता है कि वो उसके लिए फेबल ला देगा। जिसपे भियंग भी उसके सहारे हो जाता है और फिर उसे गुड बाय कर वहाँ से चला जाता है। और फिर डोक्सा वापस अपनी टॉली के पास आकर पूछता है कि क्या सभी ने ठीक ठाक प्रूफ्स को कलेक्ट कर लिया था। जिसपे यूसिंग बताती है कि नहीं, उसे अभी तक ठीक ठाक प्रूफ्स नहीं मिले थे और अभी गिलियन के प्रूफ्स भी पूरे नहीं हुए थे। जिसपे फिर हान सेंग आगे बढ़कर बताती है कि वो यूसिंग की मदद करेगी। जिसपे डोक्सा भी सोचता है कि आखिर इसका एटीट्यूड अचानक से कैसे बदल गया। कि तभी पीछे से आता है ली ह्यूनसंग और डोक्सा से पूछता है कि क्या वो एक बार डोक्सा के हाथ में मुक्का मार सकता था। जिसपे डोक्सा बताता है कि चलेगा, पर उसे मुक्का धीरे से मारना था और ह्यूनसंग भी बिल्कुल वैसा करता है। जिसके बाद डोक्सा अपना हाथ पकड़ता कहता है कि ह्यूनसंग ने बेशक धीरे से मुक्का मारा था, पर क्योंकि वो पहले से ताकतवर हो गया था तो इससे भी थोड़ी दर्द हुई थी। और ये शायद ह्यूनसंग ने इसलिए किया था क्योंकि वो डोक्सा से नाराज था। इतनी ज्यादा सेल्फिश चीजों को करने के लिए और अपनी जिंदगी को ऐसे ही सैक्रिफाइस करने के लिए वो
वो भी बिना उन्हें बताए। और फिर वो बताता है कि पास्ट में आर्मी के टाइम पे उसने एक बुलेट केसिंग को गवा दिया था, जिस पे डोगसा बताता है कि ये तो काफी मुश्किल वाली बात होगी। तो क्या ह्यूनसंग को वो बुलेट केसिंग वापस से मिली थी? जिस पे ह्यूनसंग बताता है कि वो वापस उसे ढूंढ नहीं पाया। और डोगसा कहता है कि फिर तो ह्यूनसंग काफी मुश्किल में पड़ गया होगा। जिस पे हाँ करता ह्यूनसंग कंटिन्यू करता है कि बुलेट केसिंग बाद में न जाने से ही एक अलग ही जगह पर मिली थी जिसके बारे में सोचा नहीं होगा। और उसके बाद से ह्यूनसंग ने उस बुलेट केसिंग को हमेशा अपनी जेब में ही रखा था। कि डोगसा पूछता है कि ये तो मिलिट्री लॉ का वायलेशन हुआ, जो कि एक्चुअली में था और काफी स्ट्रिक्ट वाला। पर ह्यूनसंग बताता है कि वो जानता है कि ये वायलेशन था, पर उसने ऐसा फिर भी किया। जिससे डोगसा थोड़ा घबराए कहता है, अच्छा कमाल की कहानी है, पर मुझे बताओगे कि तुम ये बातें अचानक ही मुझे क्यों बता रहे हो? जिस पे उसकी तरफ गहरी नजरों से घूरता हुआ ह्यूनसंग बताता है कि उसे तो बस ये बात ही याद आ रही थी कि डोगसा शक की नजरों से सोचता है कि कहीं ह्यूनसंग उसे धमकी तो नहीं दे रहा था। कि डोगसा की चिंता में वो उसके सर को काटकर हमेशा अपने पास ही रखेगा ताकि डोगसा ऐसी हरकतें ना करे। खैर हो सकता है ये ह्यूनसंग का तरीका था दिखाने का कि वो भी परवाह करता है। और फिर ठीक ठाक से प्रूफ्स को कलेक्ट करने के बाद वो सभी ही चलते चलते आ जाते हैं उस सेकंड फ्लोर के ऑल्टर के सामने, जहाँ पर उन्हें उन प्रूफ्स को चढ़ाना था। कि तभी डोगसा आवाज लगाता है किम योंगपाल को और उसे सबसे आगे रास्ता लीड करने के लिए कहता है। जिस पे हाथ से कहती है कि क्या डोगसा इसे मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था? जिस पे डोगसा मना करता उसे कहता है कि क्या हानसुंग भूल चुकी थी सेकंड फ्लोर तक जाने का लास्ट ट्रायल कौन सा था? वो लोग जिन्होंने डार्क कैसल के फर्स्ट फ्लोर पे काफी प्रूफ्स को इकट्ठा कर लिया था, उन्हें प्रूफ्स को चढ़ाने के बाद उस डीमन को हराना होगा, जो कि वहाँ पर समॉन किया जाएगा अगले फ्लोर तक जाने के लिए। पर ये डीमन समॉन किया जाता है सेकंड फ्लोर से, और वो डीमन समॉन किया जाता है कैरेक्टर के लेवल पर। तो पार्टी में जो सबसे वीकेस्ट था उसका फायदा यहाँ पर सबसे ज्यादा आएगा। जिससे हानसेंग समझ आती है कि डोगसा उस अंकल का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, और वो उसकी तारीफ करती है कि डोगसा तो स्टार स्ट्रीम को ठगने में भी सबसे कमाल का था। जिस पे डोगसा बताता है कि वो किसी को ठग नहीं रहा था, बल्कि इसे स्ट्रेटेजी कहते हैं, स्ट्रेटेजी। जिससे कॉन्स्टलेशंस भी इंप्रेस होते हैं और फिर वो बातें करने लगते हैं कि अगर काम ऐसा ही होना था तो ये ट्रायल तो काफी इजी होगा। पर डोगसा बताता है कि हाँ, जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि कभी कभार एक ऐसा डीमन भी समॉन हो सकता है जो कि इनके लेवल से ज्यादा आगे था। और फिर वहाँ पर वो लोग डीमन प्रूफ्स को चढ़ा देते हैं और डीमन गेटकीपर उनके टेस्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल वहाँ पर समॉन होना शुरू हो जाता है। और डोगसा अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सही थे तो जो डीमन इस वीकलिंग किम योंगपाल के लिए यहाँ पर प्रकट होगा वो सेकंड फ्लोर के सबसे वीकेस्ट नोवस में से एक होगा, द डीमन बारन वेलर। और ऐसा कोई डीमन तब भी इजीली हराया जा सकता है बिना कॉन्स्टलेशंस की ताकत का इस्तेमाल किए गए भी। कि तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन प्रकट होता है कि एक डीमन जो कि डोगसा को चाहता था वो सेकंड फ्लोर पर मौजूद था। और डोगसा को समझ नहीं आता कि आखिर सेकंड फ्लोर पर कौन सा ऐसा डीमन था जो उसे चाहता था, और चाहता का मतलब प्यार से नहीं, मतलब दूसरा वाला। और तभी वहाँ पर एरर से आने शुरू हो जाते हैं और एक लाल सी रोशनी चमकने लगती है और नोटिफिकेशन आता है कि एक डीमन जो कि उसके साथी के लेवल से बिल्कुल ही अनरिलेटेड था वो वहाँ पर समॉन होना शुरू हो चुका था। और तभी ये उस जगह पर प्रकट होकर आ जाता है वही डीमन अर्ल टेंटाशियो, जो कि एकदम बैड तरह से वहाँ पर बैठ रखा था। और फिर उन्हें कीड़ा कहकर आवाज लगाता हुआ वो उनसे एक सवाल पूछता है, कीड़ा मुझे बताओ तुम सभी में से यो चंग्योक नाम का वो व्यक्ति कहाँ पर है? जैसे डोगसा और हानसेंग दोनों ही हक्के बक्के हो जाते हैं कि अचानक ही यो चंग्योक की बात कहाँ से आ गई, जिसकी वजह से डोगसा चुपचाप बस उस डीमन की तरफ घूरता रहता है। और थोड़ी देर के लिए वो डीमन भी डोगसा की तरफ वापस देखता है और फिर अपना चेहरा मोड़कर वो ली ह्यूनसंग से पूछता है कि क्या वो यो चंग्योक था? जिस पे ह्यूनसंग मना करता है और बताता है कि वो ली ह्यूनसंग था। जिससे फिर वो डीमन पूछता है कि फिर वो यो चंग्योक नाम का आदमी था कहाँ पर? जिस पे डोगसा पूछता है कि आखिर वो डीमन उसकी तलाश कर क्यों रहा था, और क्योंकि यो चंग्योक यहाँ पर नहीं था तो उसे यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। जिस पे वो डीमन कहता है, हाँ, कीड़ा मेरी बराबरी में बात कर रहा है, कितनी अजीब बात है। मुझे लगा था कि सियोल का सबसे ताकतवर आदमी मुझे ऐसी जगह पर मिलने वाला था। जिस पे तभी डोगसा अपना हाथ खड़ा करके कहता है, अच्छा तुम सबसे ताकतवर आदमी को ढूंढ रहे थे, तो लगता है कि वो मेरी बात हो रहे थे। जिस पे तभी सभी उसे घूरने लगते हैं, पर डोगसा बताता है कि क्या हुआ, वो सच ही तो कह रहा था। जिस पे फिर वो डीमन पूछता है कि उसने तो कहा था कि वो यो चंग्योक नहीं है। जिस पे फिर डोगसा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यो चंग्योक नहीं हूँ, पर मैं फिर भी सियोल में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। पर वो इस बात से भी कंफ्यूज था कि ये हरामखोर सियोल के सबसे ताकतवर व्यक्ति को ढूंढ क्यों रहा था। कि तभी नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन नोबल वू स्लम्बर्स ऑन ए फाइन ब्रोकेड उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी और चाह रही थी कि डोगसा इस डीमन को हराए। और ये एक्चुअली में मेन जीवन की ही कॉन्स्टलेशन थी। और क्योंकि डोगसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों चाहती थी, डोगसा अपने कॉन्स्टलेशन के स्टेटस से सीला के कॉन्स्टलेशंस की तरफ वापस से घूमने लगता है, जिससे सीला के कॉन्स्टलेशंस भी थोड़े घबरा जाते हैं। और तभी वो कॉन्स्टलेशन डोगसा को एक मेमोरी सीन दिखाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए एक्चुअली में काफी कॉइंस और पॉसिबिलिटी लगती है। और तभी डोगसा को वो इमेज
इमेज दिखती है जब उस डीमन अर्ल ने मिन जीवन को पकड़ लिया था और मिन जीवन ने बताया था कि सिउल में सबसे ताकतवर आदमी यो जुंग्युक था, जिससे फिर एकदम चिढ़ा हुआ डोक्सा चिल्लाता कहता है उसने नाम यो जुंग्युक का लिया था तो फिर आखिर उसने इस डेमन को मेरी तरफ क्यों भेजा? क्या मैं उसे किसी तरह का पुष्ट ओवर लगता हूँ? जिस पे वो कॉन्स्टलेशन बताती है कि इनकार्नेशन यो जुंग्युक इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर था और डोक्सा ही सबसे पास था, जिससे वो समझ जाता है कि कॉन्स्टलेशन ने अपने डिसेंडेंट यानी इनकार्नेशन को बचाने के लिए इस डीमन को उसकी तरफ भेज दिया। और फिर वो कॉन्स्टलेशन नोबल वो स्लम्बर्स ऑन ब्रोकेट प्रार्थना की नजरों से डोक्सा की तरफ देख रही थी, जिससे फिर डोक्सा भी अपने आप को शांत करता है और कॉन्स्टलेशन से बात करते पूछने लगता है कि वो उसके लिए क्या करेगी अगर वो उसकी मदद करता है तो। जिस बात पर वो बताती है कि वो कॉइन से पे करेगी, जिस पे डोक्सा से पूछता है कि वो कितने कॉइन्स देगी, फिर से सिर्फ 2000। इसलिए वो मना करता हुआ कह रहा था कि उसे कॉइन्स नहीं कुछ और चाहिए, कोई ऐसी चीज जो उसके काम में आए। और सिला के कुछ कॉन्स्टलेशंस पे नोबल बूस नंबर्स ऑन फाइन ब्रोकेट को थोड़ा डांटने लगते हैं अपने प्राइड को थोड़ा हर्ट करवाने के बाद। पर तभी मिन जीवन की वो कॉन्स्टलेशन बताती है कि वो डोक्सा को पे करेगी एक फेबल के साथ। और तभी डोक्सा के सामने एक नया बाउंटी सिनेरियो प्रकट हो जाता है, जिसका डिफिकल्टी लेवल A+ था और टास्क था डीमन अर्ल टेंटाशियो को हराने का और रिवॉर्ड था कॉन्स्टलेशन ऑफ सीला का यकीन और साथ ही एक हिस्टोरिकल ग्रेड का फेबल जो देखते डोक्सा भी बताता है एक हिस्टोरिकल ग्रेड का फेबल ये एक बुरा ऑफर तो नहीं है। और वैसे भी मेरा प्लान था इस डीमन अर्ल को खत्म करने का। कि वो डीमन अर्ल डोक्सा को अपने आप से ही बातें करता देखता कहता है कि क्या वो कीड़ा पागल था जो अपने से ही बातें करी जा रहा था, और वो फिर से कंफर्म करना चाहता था कि वो यो जुंग्युक था या फिर नहीं था। कि तभी ली ह्यून संग डोक्सा के पास आता है और डोक्सा को बताता है कि इस डीमन अर्ल को वो खुद संभालेगा। पर डोक्सा उसे बताने लगता है कि ये काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिस पे ह्यून संग छोटे गिलियन को एक तरफ लेटाता बताता है कि आज से वो अपनी बुलेट केसिंग को कभी भी नहीं गवाने वाला, यानी वो डोक्सा को फिर से खोना नहीं चाहता था। और ली ह्यून संग की तरफ देखता हुआ वो डीमन अर्ल कहता है क्या बहादुरी वाला कीड़ा है, पर मैं वो हूँ जिसे ऐसे कीड़ों को कुचलने की आदत है। और तभी टेंटाशियो अचानक उसके सामने से गायब होकर सीधा उसके ऊपर आ जाता है अपने मुक्के को कसता हुआ। और ली ह्यून संग फटाफट अपनी स्टील बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है और टेंटाशियो के मुक्के की बराबरी करता उसके बड़े से मुक्के के ऊपर अपना छोटा सा मुक्का दे मारता है, जैसे डिस्ट्रक्शन की आवाज गूंजती है। और टेंटाशियो कहता है तुम वो हो जिसने फेबल पा रखा है, पर मैं यहाँ पर तुम्हें निकल जाऊंगा। और ली ह्यून संग महसूस करता है कि उसका पहले से इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ये डीमन अर्ल उससे ज्यादा ताकतवर था और उससे ज्यादा तेज भी, क्योंकि वो अचानक ही ह्यून संग के आगे से उसके पीछे आ जाता है और उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेता है। और भले ही यहाँ पर ह्यून संग की बॉडी एकदम स्टील की थी, पर टेंटाशियो के दांत इतने ज्यादा घातक थे कि वो उसकी स्टील की बॉडी तक को भी चीरने लगते हैं। और ह्यून संग दर्द में चिल्ला रहा था और टेंटाशियो ट्राई कर रहा था उसके सर को जड़ से उखाड़ने की। और हान जंग भी देखती कहती है कि आखिर अब ये घातक सा मॉन्स्टर कौन था जो कि एकदम आसानी से ली ह्यून संग के ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ रहा था। और डोक्सा बताता है कि ये हराम का डेमन कमजोर बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ग्रेड 3 की डेमन स्पीशीज से था। और जैसा कि हान जंग पहले से जानते थे, ग्रेड 3 या फिर उससे हायर की डेमन स्पीशीज वो अपने खुद के फेबल्स को पोसेस करती थी, यानी उस डेमन के पास भी अपना खुद का फेबल था। और हान जुयंग फटाफट अपने क्लोन्स को उसके पीछे से भेजती है। पर यहाँ पर टेंटाशियो ली ह्यून संग की गर्दन को छोड़ उसके अब हाथों को कुचलता है, जिससे ह्यून संग ने वापस उसे मुक्का मारा था। और अचानक ही पलटबाजी मारता वो ह्यून संग के सर को पकड़कर उसे सीधा फेंक देता है हान जुयंग के क्लोन्स की तरफ। और एक ही पल में लगातार गायब होकर वो हान जुयंग के एक ही क्लोन्स को पटक पटक कर फेंकता है। और उसका कहर इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके सामने डोक्सा की सारी टीम एकदम घायल हो चुकी थी और या तो एकदम डरी हुई थी उसकी भयंकर प्रेजेंस से, जैसे अनलीश करता हुआ टेंटाशियो बताता है ये टाइम आ चुका है तुम कीड़ों को कुचलने का। और फिर वो वहाँ पर चालू करता है अपने फेबल बग्स लेटर का। और तभी डोक्सा की पूरी टीम को एक अजीब सा प्रेजेंस एकदम डाउन सा महसूस करवाने लगता है, जैसे उस डीमन अर्ल का वो फेबल उनकी सांसों को घोट रहा हो, वो उन्हें कमजोर और डरपोक महसूस करवा रहा हो। और टेंटाशियो अपने हाथ को पूरा कसता एक बहुत ही भयंकर और ताकतवर मुक्का मारकर उन सभी को खत्म ही करने वाला था, तो उसके मुक्के को आसानी से आगे आकर किम डोक्सा अपने एक हाथ से रोक लेता है। और अभी भी उसने अपना एक हाथ जेब में डाल रखा था और डोक्सा के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उस डीमन अर्ल के फेबल का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। और टेंटाशियो भी पूछता है कि आखिर वो कीड़ा उसके फेबल के असर से कैसे बच गया। लगता है कि उस कीड़े की मानसिक दरिद्रता काफी ताकतवर थे और ह्यून संग भी पास खड़ा अच्छे से बोल तक भी नहीं पा रहा था, पर वो फिर भी नहीं चाहता था कि डोक्सा जाकर उससे लड़े। और वो बता रहा था कि वो डोक्सा की रक्षा करेगा और पिछली बार की तरह उसे नहीं खा सकता। परंतु डोक्सा मुस्कुराता उसे बताता है ह्यून संग तुम्हारी बुलेट केसिंग जो गुम होते थे उन्हें गंवाना इतना आसान नहीं है। जब तक तुम अपनी आंखों को खुली रखते हो और हमेशा अपनी नजरों से उनका ध्यान रखते हो तब तक तुम उन्हें नहीं गवाओगे। यानी डोक्सा कहे के सबसे मतलब था बस चुपचाप उसे देखने के लिए और वो कहीं भी खोएगा नहीं। और तभी टेंटाशियो फिर से अपने फेबल
का इस्तेमाल करता हुआ डोक्सा को झुकने के लिए कह रहा था और उसका फेबल इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो डोक्सा की टीम में बाकी सभी की एकदम वाट लगा रहा था और उनकी सांसें तक भी आना मुश्किल हो रही थी। पर वो देखता है उसके सामने मौजूद डोक्सा चुपचाप आराम से खड़ा हुआ था, जिससे हैरान हुआ टेंटाशियो कहता है कि आखिर डोक्सा खड़ा कैसे रह पा रहा था। कि डोक्सा से बताता है यह फेबल को पाने के लिए तुम्हें कम से कम चुने गए कमजोरों में से लाखों मारने पड़ेंगे। जिससे पता लगता है तुम हो तो सच में एकदम हरामी, पर फिर भी बग स्लॉटर एक काफी अच्छा फेबल है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा कमजोर होता। और नोटिफिकेशन आता है कि डोक्सा इस फेबल बग स्लॉटर में इंटरेस्टेड नहीं था और बग स्लॉटर का पूरा इफेक्ट डोक्सा के ऊपर इफेक्ट नहीं करता था, जिससे एकदम ही घबराता टेंटाशियो कहता है ये कम से कम भी एक मिनिमम मार्किस ग्रेड नहीं, एक डेमन गैंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम एक रिटर्न हो? पर एक रिटर्न यहाँ पर क्या कर रहा होगा? जिसपे डोक्सा करता है बताता है कि वो दोनों ही गलत है। और तभी डोक्सा की चमकती नजरों के साथ साथ एक नोटिफिकेशन टेंटाशियो की तरफ गूंजता है कि किम डोक्सा डेमन और टेंटाशियो की तरफ घूर रहा था, जिससे घबराता एकदम पीछे होता। टेंटाशियो समझता कहता है कि वो एक कॉन्स्टेलेशन था। और तभी डोक्सा अपने ब्लेड ऑफ फेथ को एक्टिवेट करता है और अनब्रोकन फेथ का स्पेशल ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका था और जो पहले ईथर एट्रीब्यूट था वो डिवाइन में कन्वर्ट हो चुका था। और तभी डोक्सा अचानक ही उसके सामने से गायब होकर बिल्कुल उसकी साइड की ओर आ जाता है और एक तेज घातक सा स्लैश कर उसके एक हाथ को बिल्कुल आसानी से काट देता है और टेंटाशियो को पता तक नहीं लगता कि उसका हाथ कब काटा गया था। और तभी डोक्सा फटाफट अपना लेवल अप भी कर लेता है और अपनी विटैलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मैजिक चारों को ही 90 लेवल तक अपग्रेड कर देता है। और इतने सारे स्टैट्स को साथ में ही बढ़ाने के लिए डोक्सा के खर्चे गए थे 1,16,400 कॉइन्स। और डोक्सा के स्टैट्स अब बहुत ही ज्यादा भयंकर थे और टेंटाशियो के हर एक वार को संभालता हुआ उसे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि डोक्सा की बॉडी इंसान की लिमिट तक पहुंच रही थी और एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी डोक्सा की बॉडी से फैल रही थी और उसके सभी स्टैट्स जो थे सिनारियो की लिमिट पर पहुंच चुके थे। और हैंड टू हैंड इतना लड़ने के बाद डोक्सा देखता है कि वो उस डीमन नल को पूरी तरह नहीं हरा पा रहा था और उसके वारों से बचता हुआ वो कहता है कि अगर वो बिना अपनी किसी स्किल के इस्तेमाल करे ऐसे डीमन नल से लड़ता है तो वो ऐसी ही फाइट कर सकता है। और फिर वो सोचता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करने का और अपनी एक्सक्लूसिव स्किल लेवल 3 की मिनिचराइजेशन को इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी को एकदम ही छोटा कर लेता है। और उसके बाद अपनी बुकमार्क स्किल को खोलकर वो अपने 5वें बुकमार्क खरगियोस रोड ग्रेम को चूज करता है। और नोटिफिकेशन आ रहे थे कि जिस कैरेक्टर को डोक्सा ने चूज किया था उसका स्टेटस डोक्सा से काफी हाई था, इसलिए उसकी स्किल की इफेक्ट को डोक्सा की बॉडी के साथ एडजस्ट किया जाता है हमेशा की तरह। पर इस बार एक नोटिफिकेशन और आया था कि डोक्सा के स्टेट पहले से काफी बढ़ने से डोक्सा का सिंक्रोनाइजेशन उस कैरेक्टर के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, यानी अब वो खरगियोस की स्किल का पहले से काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। और फिर वो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल इलेक्ट्रिफिकेशन को एक्टिवेट करता है और वो टहलती बिजली उसकी तलवार और शरीर से चमक रही थी। और उससे पहले वो डीमन नल उसे कुछ कर पाता, डोक्सा की स्पीड और ताकत अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि एक ही झटके में गायब होकर वो टेंटाशियो के सर को काट डालता है। और सिर्फ सर को ही नहीं, वो उसकी बॉडी में निशाने हद से ज्यादा तेज से कितने कर ज्यादा शेद कर डालता है और हाँ उसे खत्म कर डालता है। और किसे लगा था कि ये डीमन नल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, वरना आया तो ये बहुत ही ओरा फॉर्म करता था, पर उसे क्या पता अब किम डोक्सा पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। बट वेल इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। तो बताइए कैसा लगा ये एपिसोड, और अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी है तो आज का गोल रखते हैं पूरे 150 प्लस कमेंट्स का। एंड हाँ वेल मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरी जल्दी वीडियो लाने का। तो अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं। और जैसा ही आपको पता है एक व्यक्ति 3 बार कर सकता है तो 3 बार कर देना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो पढ़ना हो, बाय, गुड बाय, जाना।